लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट या तरतीब, यानी किसी चीज को बनाने वाले कंपोनेंट्स की तरतीब। अब आइए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उन कंपोनेंट्स की तरतीब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और फिर इस लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फर्ज करें कि आपने एक घर बनाना है। इसके लिए आप कुछ ईंटें इकट्ठी करेंगे। ये ईंटें सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाई जाती है, तो दीवार दूसरा लेवल है। कुछ दीवारों के मिलने से तीसरा लेवल यानी एक कमरा बनेगा। तीसरे लेवल के कुछ मेंबर्स यानी कुछ कमरे मिलकर एक चौथा लेवल घर बना देंगे। अब आइए लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे आपने इस मिसाल में देखी। पहले आपको इन लेवल्स के नाम याद करना होंगे, फिर उसके बाद हम उनकी डिटेल की तरफ चलेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल एटम है। एटम लिविंग या नॉन लिविंग तमाम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। एटम के साथ ही पहले लेवल में एलिमेंट भी आ जाएगा। एटम और एलिमेंट में एक छोटा सा फर्क होता है जिसे हम बाद में समझेंगे। फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो मॉलिक्यूल सेकेंड लेवल है। इसके बाद मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ऑर्गेनेल बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनी होती है। इसी तरह इनमें और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज और डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स इकट्ठी हो जाएंगी और सेल बनाएंगी। फिर एक जैसे सेल्स मिल जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। फिर कुछ टिश्यूज जिनका फंक्शन मिलता जुलता हो वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर कुछ ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन हो वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से एक मुकम्मल जानदार इंडिविजुअल बनता है। जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे रहने लगे तो अगला लेवल यानी पॉपुलेशन बनता है। फिर एक ही जगह पे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के मिलकर रहने से अगला लेवल कम्युनिटी बनता है। और अगर हम कम्युनिटी के साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को भी मिला लें तो इकोसिस्टम बनता है। और फिर आता है सबसे बड़ा लेवल और वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जिसके ऊपर कोई इकोसिस्टम मौजूद हो या जिसके ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों। अब हमने पढ़नी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की डिटेल। सो पहला लेवल होता है एटॉमिक लेवल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को अलग-अलग कर दें तो एटम्स की खसूसियात ख़त्म हो जाएंगी। यानी एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, इसलिए एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है और एटम ही पहला लेवल बनाता है। अब मैं आपको एटम और एलिमेंट का थोड़ा सा रिलेशन बताती हूँ। एक एटम एलिमेंट का हिस्सा होता है जब बहुत सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है इकट्ठे रहने लगते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं। उन एटम्स का एटॉमिक मैस डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज हर एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स होते हैं। ये एटम और एलिमेंट वाली मालूमात थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, आपको समझाने के लिए बस बताया है। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे जिस्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस्म के एटम्स और एलिमेंट्स होते हैं। सो हम जानते हैं कि इस अर्थ पे टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन 92 में से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, तो इन 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर हम इंसान की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो उसकी बॉडी का 99% बना देते हैं। बाकी 1% रिमेनिंग 10 बायोमोलिक्यूल्स से बनता है। आपको कम से कम उन 6 मेजर बायो एलिमेंट्स के नाम और उनकी परसेंटेज लाजमी याद करनी है। इसके बाद चलते हैं अगले लेवल की तरफ, मॉलिक्यूलर लेवल। अगर आपको कोई कहता है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल, तो आप ये ना कहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा लेवल है या दूसरा लेवल है, बल्कि आप ये कहेंगे कि ये दिस लेवल इज़ हायर देन एटॉमिक लेवल
इन ऑर्गेनाइजेशन, और इस लेवल पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब फिर हम आगे बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? बॉन्डिंग के थ्रू। मुख्तलिफ बॉन्ड्स बना सकते हैं, आयनिक, कोवलेंट या कोई और। तो बॉन्ड्स के थ्रू वो मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स: माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पहली जो 2 टाइप्स हमने कही, माइक्रो और मैक्रो, उन दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है वेट की बुनियाद पे। अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट बहुत कम है, वो बहुत थोड़े एटम्स से बना है, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल C6H12O6, ग्लूकोज, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है। DNA, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं। अब जो दूसरी 2 टाइप्स हमने कही, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की तरकीब की बुनियाद पे। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एट ए टाइम मौजूद हैं, दिस इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल C6H12O6। प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन नहीं है, या किसी में हाइड्रोजन नहीं है, या दोनों ही नहीं हैं, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि किसी भी एक मॉलिक्यूल को एट ए टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है और ये मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका साइज़ भी बड़ा है और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी दोनों मौजूद हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हुआ और मैक्रो भी हुआ। या एक ही मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन, बहुत छोटा है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक भी है। इसके बाद हम अपने अगले लेवल की तरफ चलते हैं और वो है ऑर्गेनेल्स लेवल। हम कहेंगे कि इस लेवल में ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं। कैसे बने हैं? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गेनेल्स बना दिए। अब इसको डिफाइन करेंगे कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है और जो ऑर्गन्स से कंपेरेबल होते हैं। अब आपको बहुत सारी मिसालें पता होंगी ऑर्गेनेल्स की, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो मेंशन करें। इसके बाद आप कहेंगे कि हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रेस्पिरेशन करना, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। और फिर ये कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, इनमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है। हर किसी को अपना अपना काम असाइन हो चुका है, बस वो अपना ही काम करेगा। और इसके बाद अगले लेवल की तरफ आ जाएं, वो है सेल। जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो सेल बनता है। अब सेल को हमने 2 टाइप्स में तकसीम कर दिया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट। न्यूक्लियस मौजूद है तो वो यूकैरियोटिक है। और इसके अलावा हम सेल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं? हम कहेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो ये सेल वाला लेवल सबसे ऊपर होता है, बिकॉज उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, वो यूनिसेलुलर है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे भी चलेगी, टिश्यू लेवल आएगा, ऑर्गन लेवल आएगा। अच्छा, इसके बाद है टिश्यू लेवल। ये बहुत इजी है, बस सिंपली आप याद कर लें कि एक जैसे सेल्स, वो सेल्स जिनका फंक्शन भी एक जैसा है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बंडल्स या शीट्स बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। सो हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आप कुछ मिसालें याद कर लें। जाइलम टिश्यू है, उसका फंक्शन है वाटर कंडक्शन। फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन है फूड ट्रांसलोकेशन। ग्लैंड्यूलर टिश्यू का फंक्शन है सिक्रीशन करना। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन करना। तो हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद है ऑर्गन लेवल। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिमिलर टिश्यूज, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन है, मिलता जुलता काम करते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज़ नोन एज ऑर्गन। आपको बहुत सारी मिसालें आती होंगी ऑर्गन्स की, आप वो मेंशन करें और उसके बाद किसी एक ऑर्गन को एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल हम स्टमक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं
तो हम कहेंगे कि इसमें 2 मेजर टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की, एक ग्लैंड्यूलर टिश्यू और दूसरा मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंड्यूलर टिश्यू कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करता है, जबकि मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से वो एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स होते रहते हैं। तो दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस को जब मिलाया जाता है, तो ऑर्गन का फंक्शन बनता है, जो है फूड की डाइजेशन। अच्छा, अब एक बात है कि एनिमल्स में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन प्लांट्स में बहुत कम ऑर्गन्स हैं। 4 मेजर ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर। इन सारों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप उसको याद कर लें। इसके बाद अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा और वो है ऑर्गन सिस्टम। आपकी किताब में तो इसको बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे कोई एक ऑर्गन सिस्टम आप ले लें, उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके सारे ऑर्गन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज। और आप कहेंगे कि एक ऑर्गन सिस्टम के तमाम ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एट द एंड उस ऑर्गन सिस्टम का एक काम बन जाता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, और एंड पे हमें क्या नज़र आता है कि फूड डाइजेस्ट हो गई है और एब्जॉर्ब हो गई है इनटू बॉडी। तो ये फंक्शन हुआ उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। हम कहेंगे कि प्लांट्स में ऑर्गन्स और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कहा गया है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स स्पीशीज। इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मुनफरिद है। सो हर ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। और दूसरी वजह क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को एज ए होल रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा, बल्कि ये एज ए होल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। सो ये दूसरी वजह है कि हम इसे इंडिविजुअल कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि कैसे वो एज ए होल काम कर लेता है एक इंडिविजुअल। उसकी वजह ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं। एनिमल्स के अंदर हमें पता है कोऑर्डिनेशन 2 तरीक़ों से होती है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है और दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल ही होती है। तो एक बॉडी का पार्ट बाकी बॉडी को मैसेज भेजता है, तो बाकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। हम एक मिसाल लेते हैं, एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उस वक़्त उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कैसे पूरी होगी? रेस्पिरेशन के थ्रू। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट को तेज़ कर देता है ताकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके। और हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग रेट को तेज़ कर देता है, जिससे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म एज ए होल काम करता है। सो इसके बाद अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है पॉपुलेशन लेवल। आप सिंपली पॉपुलेशन को डिफाइन करें कि ये उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं। अब पॉपुलेशंस छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। हर पॉपुलेशन के पास अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद बनती है कम्युनिटी। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही टाइम पे एक ही जगह इकट्ठी रहने लगें तो कम्युनिटी बनती है। और कम्युनिटी बहुत बड़ी, स्टेबल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, या कम्युनिटी बहुत छोटी भी हो सकती है। जो स्टेबल कम्युनिटीज़ हैं उन पे इन्वायरमेंट बहुत कम अफेक्ट करता है, जबकि जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं अभी उन्होंने ग्रो करना शुरू किया है, उन पे इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर होता है। इसके बाद अगले 2 लेवल्स भी आपको पता है, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। उनकी डेफिनेशंस भी आपने याद कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक मुकम्मल होता है।
आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।